नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन फर्स्ट है। इसमें हमने इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि विश्व का भूगोल है, उसके बाद भारत का भूगोल है और मध्य प्रदेश का भूगोल। साथ में हम देखेंगे आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ चीज़ें और कुछ नई टेक्नोलॉजी जो कि भूगोल से संबंधित काम आती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे भूगोल के अंतर्गत। और इन दोनों को मिलाकर आप देख सकते हैं 3 घंटे का एग्जाम होता है ये, और इसके अंतर्गत 300 मार्क्स होते हैं और आप माध्यम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश। अब चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और ये जो दिया है ये पैटर्न कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो वो एक बार देख लेते हैं। हालांकि पीछे हम देख चुके हैं, जो स्ट्रक्चर वाला जो पेपर था उसमें हमने सारी चीज़ें देखे थे। तो जैसे 2 खंड होते हैं, 2 खंड जैसे मैंने बताया, एक आ होता है। आ मतलब होता है जो हिस्ट्री का पेपर है, जो कि हमने पढ़ चुके हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। और जो बा होता है, बा मतलब ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर है, वो इसके अंतर्गत आएगा। और दोनों ही जो रहेंगे आ और बा, वो रहेंगे 150 के, यानी कि अलग अलग जो खंड है वो 150 अंक के रहेंगे। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं आ में आपको टोटल 5 यूनिट दिखेगी और बा में भी आपको टोटल 5 यूनिट दिखेगी। इसके अलावा जो प्रश्न है, मतलब प्रत्येक इकाई में आपको सबसे छोटे मार्क्स यानी कि जो 3 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले आपको क्या मिलेंगे, 3 अति लघुत्तरीय यानी कि 3 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको जो 2 क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 5 अंक वाले। मतलब अगर बात करें हम पीछे 2019 तक के सिलेबस की, तो वहाँ आपको 6 अंक में देखने को मिलते थे ये वाले क्वेश्चन। हालांकि वहाँ यूनिट डिवाइड नहीं थी, परंतु यहाँ आपको यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। उसके अलावा एक आपको दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। दीर्घ-उत्तरीय मतलब 11 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 15 नंबर का आता था, परंतु इसको घटा के अभी 11 कर दिया है। तो टोटल आपको यहाँ देख सकते हैं आप टोटल 30 नंबर की एक यूनिट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 30 × 5, तो आप देख सकते हैं टोटल 150 मार्क्स, यानी कि एक खंड आपको 150 अंक का देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक इकाई में अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है उसमें 3 अंक, मतलब हम देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो प्रश्न है, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न पत्र जो संख्या है, यानी कि टोटल 5 अंक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, यानी कि 3 अंक पहले वाले को मिलेगा, जो 3 आएंगे। 2 जो आएंगे लघुत्तरीय उसमें 5 अंक मिलेंगे, यानी 5 × 5 = 10। और यहाँ आपको एक मिलेगा जो प्रश्न पत्र है, यानी कि फर्स्ट का जो यूनिट का, मतलब एक यूनिट है, यूनिट का एक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, वो 11 अंक का मिलेगा। तो इस प्रकार मिलाकर आपको 30 अंक मिलते हैं, यानी कि टोटल जो 150 है वो मिलेंगे। तो प्रत्येक इकाई में 30 और 150 के टोटल वो हो जाएंगे, और दोनों को मिलाकर हम देख सकते हैं 300। अब शब्द सीमा हमने देखे हैं पहले, पर यहाँ देख सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये लघुत्तरीय वाले अति लघुत्तरीय की देखें, तो अति लघुत्तरीय की सीमा आपको या तो 1 लाइन देखने को मिलेगी या आपको 10 शब्द देखने को मिलेगी, ठीक है। जब आप देखेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय की, तो यहाँ आपको शब्द सीमा 50 या इसके अलावा 5 या 6 लाइन में आप इनका आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आप देखेंगे 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, जो एक आता है हर एक यूनिट में, वो उसकी शब्द सीमा 200 देखने को मिलेगी। 200 मतलब आप देख सकते हैं 2 पेज लिख सकते हैं आप, एक पेज के दोनों साइड यानी कि 2 पेज लिख सकते हैं आप। तो ये टोटल आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा पेपर फर्स्ट के ए मतलब आ और बा का, ठीक है। दोनों खंड इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे टोटल 300 नंबर में। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि हम भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हालांकि देखिए सिलेबस में आपको कम दिया है, पर मैं ये समग्र जो चीज़ें हैं जो कि आपके बैकग्राउंड में आप काफ़ी काम आएगी, क्योंकि जो टॉपिक है वो आपको आसानी से कैसे समझ में आएगा जबकि आपको बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आई हो, यानी कि उन चीज़ों की आपको समझ हो। तो ये सारी चीज़ें हालांकि डिटेल में तो नहीं रहेगी जो सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको इतनी समझ हो जाए कि आप जो आगे की चीज़ें हैं उनके लिए आप एक सीढ़ी बना सको, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए भूगोल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल। अब यहाँ देखिए जैसे जो सामान्य भूगोल है इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की बात करें, तो ब्रह्मांड में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो क्या क्या देख सकते हैं आप, जैसे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके अलावा हम देखेंगे जो बिग बैंग सिद्धांत है जो काफ़ी प्रचलित है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। साथ में हम देखेंगे आकाशगंगा, जो कि ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत सारी होती है। अब आकाशगंगा में बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, तारे होते हैं, सूर्य होता है, चंद्रमा, ग्रह, इसके अलावा उपग्रह, सुपर मून जो प्रक्रिया है, चंद्र, और जो कुछ कृत्रिम उपग्रह है, जैसे कि चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, चंद्रयान 2 भेजा गया था, कुछ क्षुद्र ग्रह देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत।
फिर अगर बात करें पृथ्वी की गति के बारे में, तो पृथ्वी की गति यानी पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी हमेशा चलायमान है, यानी कि वो या तो अपने अक्ष में घूम रही है या फिर सूर्य के आसपास घूम रही है। तो दोनों ही स्थिति उसकी रेगुलर चल रही है। तो दो गति होती है, एक तो घूर्णन होती है और एक परिक्रमण होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों गति के कारण यहाँ दिन और रात होते हैं और ऋतु में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ज्वार भाटा, मतलब ज्वार भाटा क्यों आते हैं, उनकी सारी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो ये पृथ्वी गति के अंतर्गत आ जाता है। फिर अक्षांश और देशांतर की बात करें और तो इसके अंतर्गत अक्षांश देशांतर के बारे में हम देख सकते हैं। जो अक्षांश है, देशांतर है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय, ये सारी चीज़ हम इसके अंतर्गत जानेंगे। इसके अलावा जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो भौतिक भूगोल में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है, जैसे स्थल मंडल की बात करें तो 4 मंडल होते हैं, यानी कि स्थल मंडल होता है, वायुमंडल होता है, जल मंडल होता है और एक जैव मंडल होता है। तो उन सभी में से हम एक स्थल मंडल के बारे में देखें तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि कुछ अद्वैतवादी है, कुछ द्वैतवादी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए डिटेल में तो यहाँ हम देखने वाले नहीं है, ये सारी चीज़ें जो कि सिलेबस में है हमारा, वो बस हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे मेंस के हिसाब से, यानी मुख्य परीक्षा जो एमपीपीएससी की उसके हिसाब से। पर इनको अगर पढ़ते बैठे हम तो हमारा जो है बहुत समय नष्ट होगा। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को पढ़ने की, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को आप जो है विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो हम थोड़ा विस्तार से इनको लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देखेंगे, साथ में हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इसके अलावा हम देखेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना के अंतर्गत अब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि तीनों परत होती है, जैसे भूपर्पटी है या फिर मेंटल बोल सकते हैं और एक कोर बोल सकते हैं। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जानने के कुछ साधन होते हैं, जैसे आंतरिक संरचना को आप जानेंगे कैसे, कुछ प्राकृतिक साधन हो सकते हैं, कुछ अप्राकृतिक हो सकते हैं। चट्टानों के बारे में जानेंगे। चट्टानें मतलब आप समझ सकते हैं पूरी पृथ्वी का जो एक प्रकार से देखें तो ऊपर वाला जो भूपर्पटी है वो आपको उसमें चट्टान देखने को मिलेगी। 3 प्रकार की चट्टाने के बारे में पढ़ेंगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित। साथ में हम देखेंगे इनका चक्र देखेंगे, चट्टानों का जीवन चक्र, मतलब एक प्रकार से आग्नेय चट्टान से अवसादी बनती है, अवसादी से रूपांतरित बनती है, फिर रूपांतरित से फिर अवसादी बन सकती है और या फिर आग्नेय बन सकती है। फिर बल होते हैं। बल मतलब जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर आपको ये स्थल मंडल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्लेट है, इनको प्लेट बोलते हैं। ये प्लेट हमेशा चलायमान है। चलायमान कैसे है, अपनी दूरी, या तो एक दूसरी प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही है या फिर एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये बल के कारण हो रहा है, ठीक है। तो बल कैसे होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक तो अंतर्जात बल होता है और एक बहिर्जात बल होता है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, जो प्लेट है उससे संबंधित। भूकंप और सुनामी ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। एमपीपीएससी जो यूनिट 1 है मेंस के अंतर्गत वो आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। साथ में आपको ज्वालामुखी भी सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, मतलब भूकंप और सुनामी से रिलेटेड सारी चीज़ें, विश्व में जो वितरण है भूकंप का वो भी हम देखेंगे, सुनामी से संबंधित, और भारत के जो भूकंपीय क्षेत्र है और आपदा प्रबंधन उनसे रिलेटेड भी हम सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी की बात करें हम, तो ज्वालामुखी में आपको जो वर्गीकरण है ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी क्या होती है उसका वर्गीकरण, इसके अलावा ज्वालामुखी से जो निर्मित स्थल रूप है वो देखेंगे। और इसके अलावा हम प्रमुख ज्वालामुखी जो विश्व में है उनके बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। कुछ देखेंगे भूपटल पर जो उच्चावच है, यानी कि हम देख सकते हैं ये आपको मेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। उच्चावच के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से पर्वत, पठार, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पर्वत पठार मिलेगा। इसके अलावा आपको मैदान मिलेगा, मैदान के अंतर्गत फिर आपको झीलें मिलेगी, झील के बाद आपको नदियाँ मिलेगी, हिमनद, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी उच्चावच के अंतर्गत। तो ये आपको कंप्लीट यहाँ मेंस के सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो ये विस्तार से हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिए आप, हम अभी देखने वाले क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं मेंस के अंतर्गत। फिर जलमंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल। अब जो जलमंडल होता है, जलमंडल के अंतर्गत हम जैसे महासागरीय जो नितल है, उच्चावच है, महासागर के अंतर्गत जो कुछ खाई होती है, गर्त होते हैं, या फिर उसके बाद जलमग्न कैनियन जो भित्ति होती है, वो सारी चीज़ हम यहाँ जानेंगे। वायुमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे वायुमंडल के अंतर्गत हम देख सकते हैं वायुमंडल किन किन चीज़ों से बना, मतलब उसका संगठन देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे, उसके अंतर्गत ताप, या फिर उसके बाद हम देखेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अलावा दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर,
कुछ और चीज़ें इसके अंतर्गत हम देखेंगे। और जो वायुमंडल है, मतलब वायुमंडल के अंतर्गत दाब, पवन, पवन के प्रकार, ये सारी चीज़ हम यहाँ देखेंगे। कुछ है आर्थिक भूगोल, हालांकि आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आर्थिक जो भूगोल है वो हम देखेंगे भारत के अंतर्गत, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये विश्व के अंतर्गत कृषि देखेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्क्रिप्शन देखेंगे इनका, पशुपालन, खनिज, उद्योग, परिवहन। फिर मानव भूगोल की अगर बात करें तो मानव भूगोल में हमको सबसे पहले विश्व में जो प्रजाति है और जो जनजाति है वो हम देखेंगे। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, मतलब अलग अलग जो महाद्वीप है उनमें जनसंख्या का वितरण देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत क्या है वो हम जानेंगे। प्रवास व स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है मतलब अपने संसाधनों की खोज, रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, मतलब प्रवास करते हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। नगरीकरण क्या है और मानव विकास रिपोर्ट, ये सारी चीज़ देखेंगे मानव भूगोल के अंतर्गत। अब भारत का भूगोल की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपको भूगर्भिक संरचना देखेंगे भारत के अंतर्गत, ठीक है, भारत का पूरा जो मैप है उससे रिलेटेड। भूआकृतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, यानी जो नदियों से जो बनता है, नदी तंत्र एक प्रकार से बोल सकते हैं, जिसमें जल राशि काफ़ी जो है मिलकर बहती है, उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। जलवायु देखेंगे भारत के अंतर्गत। मिट्टियाँ, वनस्पति, जीव मंडल, इसके बाद कृषि देखेंगे। सिंचाई परियोजनाएं क्या है, उनसे संबंधित बांध हो गया, नहर हो गया, सारी चीज़ देखेंगे। पशु संसाधन, खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन, प्रजातियाँ व जनजातियाँ देखेंगे भारत के अंतर्गत। जनसंख्या, जो जनगणना होती वो भी हम देखेंगे, और नगरीकरण। ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा यूनिट 2 में। फिर हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य भूगोल, ये आपको देखने को मिलेगा यूनिट 3 में, ठीक है। तो यहाँ प्रमुख भू आकार की, यानी मध्य प्रदेश की जो मतलब एक प्रकार से भू आकृतिक जो संरचना है वो हम देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति व जलवायु के बारे में जानेंगे मध्य प्रदेश की। मिट्टी के बारे में जानेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग और राज्य की जनजातियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे, ठीक है। ये आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा मेंस के मतलब मेंस का जो सिलेबस है उसमें 3rd यूनिट में। अब फाइनली हम देख लेते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र का खंड बा है, उसमें भूगोल है। भूगोल में 5 यूनिट है। 5 यूनिट में पहली यूनिट जैसे कि मैंने बताया था विश्व का भूगोल, तो विश्व के भूगोल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखें ऊपर, परंतु हमको सिर्फ विस्तार से किसको पढ़ना है, जैसे कि प्रमुख भौतिक लक्षण। तो भौतिक लक्षण में आप देख सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद। यहाँ हम देख सकते हैं प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, जैसे कि हमने देखे थे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। विश्व की जलवायु, ये भी विस्तार से हम जानेंगे, जैसे कि जलवायु क्या होती है, ऋतुओं के बारे में जानेंगे। हालांकि ऋतु के बारे में हम विस्तार से जो भारत का भूगोल है उसमें देखेंगे, ठीक है, क्योंकि विश्व लेवल पर ऋतु को हम अगर डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा, मतलब एक प्रकार से भारत में सही होगा। मतलब भारत में 3 प्रकार की जो ऋतु होती हैं वो उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। वर्षा देखेंगे, वर्षा का वितरण विश्व में। उसके अलावा जलवायु प्रदेश, उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन क्या होता है और जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव, उसको रोकने के क्या मतलब जो प्रयास है विश्व स्तर पर क्या किए गए हैं, मानव के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, ये सभी संभव जो प्रयास है वो हम यहाँ विस्तार से जानने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यूनिट 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत फिर विश्व स्तर पर देखें भौतिक, तो यहाँ पे भारत के स्तर पर देखना है भौतिक स्वरूप, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद। भारत के भू आकृतिक प्रदेश देखेंगे। फिर जलवायु भारत के अंतर्गत, यानी कि मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण और जलवायु प्रदेश, तो ये भारत के अंतर्गत विस्तार से हम जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम देखेंगे उनके उपयोग, जल, वन और मृदा। उसके अलावा सेल और खनिज। फिर जनसंख्या के बारे में देखेंगे, जैसे वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। मतलब एक प्रकार से हम जनगणना के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, 2011 की जो जनगणना है, ठीक है। हालांकि थोड़े दिन बाद 2021 की जो जनगणना है वो भी आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित जो उद्योग है, जैसे कि संभावनाएं और महत्व देखेंगे। उद्योगों का स्थायीकरण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग एवं पूर्ति श्रृंखला, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर 3rd में मैंने बताया था मध्य प्रदेश का भूगोल, तो इसमें प्रमुख भू आकार की, जैसे कि उसमें प्रदेश में हम देखेंगे नर्मदा घाटी, मालवा, पठार के विशेष संदर्भ, प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु। उसके अलावा हम देखेंगे मृदा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण क्या है। इसके अलावा मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, ह्रास की जो समस्या है, समस्याग्रस्त मृदा एवं
उसके परिष्कार के तरीके। फिर साथ में देखेंगे जल ग्रहण के आधार पर जो है मृदा संरक्षण नियोजन, खनिज से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित संसाधन, प्रकार, वितरण एवं उसके उपयोग। इसके अलावा प्रमुख उद्योग देखेंगे कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, राज्य की जो जनजातियाँ यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जनजातियाँ है उसके अंतर्गत आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में हम देखेंगे। ठीक, फिर 4th यूनिट में यानी कि इकाई 4 में हम क्या देखेंगे, जल एवं आपदा प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पेयजल मुख्य टॉपिक जैसे कि आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण के बारे में देखेंगे। फिर कुछ प्रमुख आपदाएं देखेंगे जैसे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, आपदा के प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका समन देखेंगे। सामुदायिक योजना के बारे में जानेंगे जैसे कि संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, इसके अलावा निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। इसके अलावा इकाई 5 की अगर बात करें तो इकाई 5 में आपको कुछ नई जो टेक्नोलॉजी है यानी कि जो कुछ तकनीक है जैसे भूगोल की आधुनिक तकनीक के बारे में देखें तो सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, जैसे कि हमने पहली यूनिट में बात करी तो उपग्रह, तो यहाँ उपग्रह के प्रकार के बारे में देखेंगे। सुदूर संवेदन जो है उसका उपयोग देखेंगे जैसे जीपीएस हो गया, जीआईएस हो गया, इनके बारे में। जैसे देखिए जीआईएस के बारे में बात करते हैं मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसके घटक और उसके उपयोग के बारे में देखेंगे। जीपीएस हर एक व्यक्ति के मोबाइल या एंड्रॉयड फ़ोन में ये रहता है, आप देखते भी होंगे अपनी लोकेशन पता करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम यानी जोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम। आधारभूत संकल्पना एवं इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा जो है इतना हम सिलेबस कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम जो मैंने ऊपर बताया ये सारी चीज़, इनको हम जो है बैकअप यानी कि प्रकार से हमारा जो मेन टॉपिक है उसको समझने के लिए बैकग्राउंड के रूप में इनका उपयोग हम करेंगे। तो चलिए यहाँ हम देखने वाले हैं अब सबसे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहली कंडीशन क्या होती है, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम से संबंधित जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए और उसको देखने के पश्चात आपको क्या करना है, कम से कम 5-6 बार आपको सिलेबस देखना है ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाए। उसके बाद आपका सेकंड काम होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब कोई भी एग्ज़ाम है उससे संबंधित कुछ 4-5 साल या 10 साल के क्वेश्चन आप उठा लीजिए, उन क्वेश्चंस को देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप पढ़ाई शुरू करिए। तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बना रहेगा और फ्रेम बनने के साथ में क्या होगा, जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने के साथ साथ आपको जो भी मटेरियल आप पढ़ोगे तो उसको आप क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ोगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार आएगा, कितना डीप आएगा, इतनी मतलब कितने गहराई से क्वेश्चन पूछेगा या फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, मतलब जल्दी भी मिलेगी। ठीक है, नहीं तो तैयारी करने वाले आप देखे होंगे बहुत दिनों तक तैयारी करते हैं परंतु निराश होकर वो बंद कर देते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरा भी प्रयास रहेगा, कुछ प्रयास आपको भी करना है। ठीक है, अब सारा प्रयास मैं कर दूंगा तो आपके लिए क्या काम बचेगा। ठीक है, आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए 2014 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नया सिलेबस आया उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं है परंतु एक कंप्लीट क्वेश्चन फिर भी हम देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले भी हैं। ठीक, तो सबसे पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखिए विश्व के अंतर्गत मतलब ये जो है खादर क्षेत्र जो कि एक प्रकार से जरोड़ मिट्टी है उससे संबंधित है, मध्य भारत का पठार, इसके अलावा सोन नदी का उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया है। ये सभी आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। 3 मार्क्स यानी कि 30 शब्द, और अभी के हिसाब से देखें तो 10 शब्द या 1 लाइन। ठीक है, 1 लाइन में आपको देखने को मिलेगा। दरार घाटी, इसके अलावा शहर फैलाव को परिभाषित करना है, यूएनडीपी के अनुसार जो मानव विकास सूचकांक है उसके घटक को समझाना है। फिर शस्य गहनता जो कि एक प्रकार से खेती की प्रकार है वो हम देखेंगे यहाँ पे, और जो कुजनेस है वो किस आर्थिक क्रिया के लिए मशहूर है, ये है 3 नंबर में पूछा गया यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं गहन वन को परिभाषित करना है, भारत में सोयाबीन के मुख्य उत्पादक राज्य का नाम बताना है, अपसौर और उपसौर जो कि हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जो ब्रह्मांड है उसके अंतर्गत, आरोही और अवरोही पवन के अंतर्गत ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। अंतर स्पष्ट करना है यहाँ पे। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भील अनुसूचित जनजाति रहती है, ये आपको बताना है, मतलब यहाँ 3 नंबर में। आवरण अपक्षरण क्या है, विपत्ति और आपदा में अंतर बताना है। ये कंप्लीट आपके 3 नंबर में आए थे, कहाँ, 2014 एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। फिर 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा भारतीय द्वीपों की भौगोलिक विशेषताओं का विवरण यहाँ पे करना है। फिर जेट स्ट्रीम व एल नीनो, इसका मानसून के संदर्भ में विवेचना करना है। ये सभी कंप्लीट आपको
6 नंबर का अगर पूछा जाता था ये तो आपको 100 नंबर मतलब 100 शब्द में लिखना पड़ता था, यानी कि एक पेज की बात करते हैं। परंतु वर्तमान में अगर ये पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, और 5 नंबर यानी कि 50 से 60 शब्द, यानी 50 शब्द के आसपास होना चाहिए, ठीक है, या फिर 5 से 6 लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के कोयला जो संचित राशि है उसका संक्षेप में विवरण देना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास का वर्णन करना है, जैसे विशेषकर रूप से बोला गया उन्हें कृषि आधारित उद्योगों का। भारत में लिंग अनुपात के क्षेत्र जो क्षेत्रीय प्रतिरूप है उसका विवेचन करना है। हिंदी क्षेत्र में मतलब जो हिंदी क्षेत्र है उसमें कम लिंग अनुपात के कारणों की व्याख्या भी करना है। फिर बघेलखंड क्षेत्र के उच्चावत तथा स्थलाकृति यानी मध्य प्रदेश से संबंधित ये क्वेश्चन है, यूनिट 3 में देखने को मिलेगा। दंतकारण्य क्षेत्र के खनिज बहुल क्षेत्र की चर्चा करना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। और रायलसीमा क्षेत्र के धरातल का वर्णन करना है। मेघालय मिकिर जो क्षेत्र है उसके धरातल की चर्चा करना है यहाँ पे। फिर हम देख सकते हैं जो मिंडो यानी चारागाह जो मृदा है उसकी विशेषताओं तथा बनने की जो प्रक्रिया उसकी विवेचना करना है। ह्रास दर और रुद्धोष्म दर का अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। ये इसके अलावा हम देख सकते हैं कर्नाटक के पठार में मिलने वाली जो खनिज संपदा उसका वर्णन, नर्मदा घाटी योजना का विवेचन, मध्य प्रदेश की नई वन नीति अर्थात 2005 के अंतर्गत इसका जो है वर्णन करना है। केरल राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियों का वर्णन भी करना है। ये टोटल आपके 6 नंबर में पूछे गए, तो मतलब वर्तमान में ये 5 नंबर में आपको पूछे जा सकते हैं। फिर 15 नंबर में यानी कि हम देख सकते हैं ये आपका 300 शब्दों में लिखा जाना था, ठीक है पहले, पर अब ये 11 नंबर का पूछा जाएगा और आपको 200 शब्दों में लिखा जाना है, यानी 2 पेज आप लिखेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य को कृषि जलवायु मतलब एक प्रकार से जलवायु क्षेत्रों में विभाजित कीजिए, और हम देख सकते हैं टोटल 11 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है, तो उनके बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करना है। फिर मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख नगरों के जो चारों पनपने वाली जो औद्योगिक मतलब एक प्रकार से नगरों के चारों ओर जो है पनपने वाली जो औद्योगिक क्षेत्र के है उनकी विस्तृत व्याख्या करना है यहाँ पे या चर्चा करना है। राष्ट्रीय शासकीय समिति तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है 2005 उसके कार्यों को चिन्हित करना, उसकी शक्तियों का वर्णन करना है। भारत की जनसंख्या नीति 2000 का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, तो एक प्रकार से आपको सीमाओं को बताना है, कमियों को बताना है, इसलिए वहाँ बोला गया आलोचनात्मक। भारत में नदियों के अंत जुड़ाव की जो अवधारणा है उसको समझाना है। प्रमुख प्रस्तावित जो अंत जुड़ाव परियोजना है उसका हमको एक प्रकार से क्या बताना, परिचय देना है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से वाटर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, इंटरलिंकिंग, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ना है उनके बारे में, जैसे कि बेतवा और जो केन नदी है उनको जो मध्य प्रदेश में जोड़ने का जो प्रस्ताव था, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब 2015 के बारे में बात करें तो आप यहाँ देखिए, मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, आप विस्तार से यहाँ क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है। तो 3 नंबर में पूछा गया 2014 में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल 8, तो आप उनको ध्यान में रखेंगे। हम जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ने वाले हैं। भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी उसका नाम, उसकी ऊंचाई तथा नेपाल सिक्किम सीमा पर स्थित है, मतलब जो एक प्रकार से एवरेस्ट की बात की जा रही है उसके बारे में बताना है। पश्चिम तटीय मैदान के बारे में उपविभाग बताइए, ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रॉयट जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो 2 नदियाँ उनका नाम बताना है जो कि दरार घाटी से बहती है, जैसे कि हम बात करें नर्मदा और तापी की बात करें तो जो एस्चुरी बनाती है उनका नाम बताना है यहाँ पे। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट कौन सा जलप्रपात बनाती है, धुआंधार, आपको पता होगा, आप गए भी होंगे घूमने, ठीक है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। इसके अलावा देश का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है, कब उत्पादन प्रारंभ हुआ ये बताना। मध्य प्रदेश के उन जिलों का नाम बताना जो सर्वाधिक भीड़ प्रभावित भूमि रखते हैं, ठीक है, मतलब जो ऊपर वाला एरिया चंबल जो संभाग है उसके अंतर्गत। भू अभिनति को परिभाषित करना है। देखिए 2 चीज़ होती है, एक भू अपनति होती है और एक भू अभिनति होती है, तो उनको भी हम यहाँ आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे विस्तार से। प्राकृतिक आपदाओं को परिभाषित करना, उनको उदाहरण देना है। अश्व अक्षांश से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो ये भी हम जानेंगे, जैसे जो पवन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है किस सबसे कीमती खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये यहाँ पे 3 नंबर में पूछे जाने वाले। 6 नंबर की अगर बात करें तो देखिए वायुमंडल की संरचना के बारे में पूछा गया है। महासागरीय निक्षेप का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। भारत में मिट्टियों के प्रकार और उनका वितरण बताना है। भारत के उत्तर के जो विशाल मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन बताना है। अलग अलग क्षेत्र में जो विभाजन है उसको किया गया है मैदान को, जैसे गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, अब क्षेत्र के हिसाब से बोले तो अलग अलग है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे।
भारत के प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख करना है। चंबल नदी के प्रवाह प्रणाली का भौगोलिक विवरण। उसके अलावा भारत के जूट उद्योग की विशेषताएं बताना है। भारत में बागवानी फसलों में फलों का महत्व है और प्रमुख फल उत्पादक जो क्षेत्र है उनका नाम बताना है। मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का प्रादेशिक विवरण। इसके अलावा स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात के 4 संयंत्रों का विवरण देना है। मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग के बारे में बताना है। अरावली की पहाड़ियों की धरातलीय दशा का वर्णन करना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का पर्यटन दृष्टि से महत्व बताना है। इसके अलावा हम देखें मध्य प्रदेश जो है भारत के दाल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और इसमें अपना जो है विचार रखना है आपको। 15 मार्क्स में पूछा गया 2015 में मालवा पठारी प्रदेश का आर्थिक महत्व बताना है। भारत में खनिज तेल यानी पेट्रोल उत्पादन क्षेत्रों का विवरण। भारत के जलयान निर्माण उद्योग की समीक्षा। तवा घाटी परियोजना का मूल्यांकन जल प्रबंधन की दृष्टि से करना है। मध्य प्रदेश के मैंगनीज उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा उसका उपयोग भी बताइए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताना 15 नंबर में। अब बात करते हैं 16 की। तो यहाँ देखिए 16 में आपको 3 नंबर में पूछा गया था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की स्थिति बताना, अवस्थिति ये स्थिति बताना है। क्रेटल झील जो है क्रेटर या क्रेटर झील जो है उसको एक प्रकार से परिभाषित करना है जो कि ज्वालामुखी से बनती है। सौरिक स्थिरांक जो है उसको परिभाषित करना है, सोलर कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। जलवायविक आपदाओं के बारे में बताना है। मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम बताना है यानी कि 5 राज्य और राज्य का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी लिखना है मध्य प्रदेश का। ठीक है। सर्किरिक रेखा क्या है ये इसका बताना है। सर्किरिक पॉइंट हम देख सकते हैं एक प्रकार से। मध्य प्रदेश में नहरें जो है सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक है, इसका आपको वर्णन करना है। बताएं कि जो किरकुक है किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है, इसका बताना है मतलब एक प्रकार से 3 नंबर में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को परिभाषित करना है। इसके अलावा टोंस नदी का उद्गम स्थल बताना है। भारत में मैंगनीज के मुख्य उत्पादक राज्यों को बताना है। भारत में लिंगानुपात की गणना के किस लिए जो है किस सूत्र का उपयोग किया होता है ये भी बताना है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। इसके अलावा अपभू और उपभू जो ज्वार है उसका जो है एक प्रकार से अंतर स्पष्ट करना है। फिर प्रशांत महासागर की ज्वालाव्रत यानी रिंग ऑफ फायर के बारे में बात करना है। फिर 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 जिलों का नाम लिखना और कारण भी बताना है। अति संवेदनशील आदिवासी समूह के विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का एक संक्षिप्त विवरण आपको बताना है। मध्य प्रदेश के फसल परिक्षेत्र का वर्णन करना है। भोपाल गैस त्रासदी एवं उसके कारणों का वर्णन करना है। भूजल पुनर्भरण और निस्त्राव के बारे में एक प्रकार से प्रमुख कारणों का मतलब वर्णन करना है या कारकों का वर्णन करना है। और गंगा जो नर्मदा है और कृष्णा नदी उसमें भूजल संसाधन का संक्षिप्त वर्णन करना है। आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य एवं उसके उपाय का वर्णन करना है जो कि आपको 4th यूनिट में देखने को मिलेगा अभी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया था 6 नंबर का, अभी 5 नंबर में आने की संभावना है इनकी। तो मध्य प्रदेश में पीने के पानी के स्रोतों और उपलब्धता का जो है संक्षिप्त ब्यौरा देना, ये भी आपको 4th यूनिट में देखने को मिलेगा। पेयजल वाले जो टॉपिक है उसमें मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से है, मध्य प्रदेश के जो विकास है उनमें इसका क्या महत्व है ये भी बताना है। हिमालय देश का एक विशिष्ट भू आकारीय प्रदेश है, इसकी समानांतर श्रेणियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों का एक प्रकार से वितरण बताना है। गंगा नदी प्रणाली का विवरण यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है, गंगा नदी प्रणाली का विवरण और इनकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बताना है। कृषि आधारित जो एक प्रकार से उद्योगों के स्थायीकरण को प्रभावित करने वाले कारक का विवरण देना है। भारत में 1901 से जनसंख्या वृद्धि दर एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन करना है। फिर इसके बाद देखें तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की जो प्रमुख विशेषता उसका एक प्रकार से बताना है और निर्माण प्रक्रिया का वर्णन भी करना है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या तथा निदान के उपाय की विवेचना करना है। फिर हम देख सकते हैं 15 नंबर में आया था 2016 में प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति का वर्णन करते हुए भू आकृतिक उप क्षेत्रों का विवरण देना है। फिर मध्य प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वर्णन पूछा गया था। मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार और विशेषताओं तथा विवरण का विस्तृत विवरण देना है, या मतलब जो वितरण है उसका। भारत में सिंचाई के प्रकार बताना है, उनके वितरण पैटर्न पर एक प्रकार से नज़र डालना है। देश के प्रकाश मतलब जो कृषि विकास है उसमें इनकी भूमिका को भी लिखना है।
मध्य प्रदेश में प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें पाए जाने वाले उद्योगों का विस्तार से वर्णन करना है। तो ये तो हो गए कंप्लीट 2016 के। अब देख लेते हैं 2017 के और फिर 2018 के। 2019 की वैकेंसी तो उसका अभी मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो प्री बस का हुआ है, ठीक है। तो 2019 का यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलिए 2017 में 3 मार्क्स में आपको ह्यूमस पूछा गया था। ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमस है। ह्यूमस यानी मिट्टी की ऊपरी परत जिससे वो उपजाऊपन, मतलब एक प्रकार से फसल उगाने के लिए या कोई भी चीज़ उगाने के लिए सक्षम होती है। रेशम कृषि को परिभाषित करना, ग्रीन हाउस से उत्पन्न होने वाली जो गैस है उसका वर्णन करना, मृदा समझाना, दून और द्वार, इसके बाद मारावार तट है, बलराम ताल योजना ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। दीप्ति प्रसारण अनुपात को समझाना है, भारत में भूमि सुधारों का वर्णन, वर्षा का प्रतिलोपन समझाना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को परिभाषित करना, जेट स्ट्रीम को समझाना है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई आकस्मिक बाढ़ के क्या कारण थे, मतलब इससे क्या संभव हो सकता है कि वर्तमान में आपको जो भी बाढ़ या फिर जो आपदा है उससे संबंधित आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं 3 नंबर में। गृहस्थी चालीसा यानी 40 जो अक्षांश होता है दक्षिणी क्षेत्र में, यानी जो दक्षिणी अक्षांश उसमें 40 जो अक्षांश होता है उसको गृहस्थी चालीसा बोला जाता है। तो ये इसकी स्थिति बताना है। एल नीनो जो है और ला नीनो उसको परिभाषित करना है। इसके अलावा 6 नंबर में पूछा गया 2017 में, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। छोटा नागपुर के पठार का औद्योगिक प्रदेश से संबंधित टिप्पणी लिखना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों में जो नहर सिंचाई उसका मूल्यांकन करना है। मध्य भारत में जनजातियों के भौगोलिक वितरण का वर्णन करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारत में कुपोषण की समस्या का परीक्षण करना है। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु उप प्रदेशों को चिन्हित करना है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की जो त्रासदी है 1986 में उसका वर्णन करना, मतलब त्रासदी से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है वो अब संभावना है पूछने की। पारिस्थितिक कृषि क्या है, यह हरित क्रांति कृषि में से कैसे भिन्न है, इसका वर्णन करना है। विंध्याचल बघेलखंड पठार की जो भौगोलिक विशेषता उस पर टिप्पणी लिखना है। चंबल परियोजना की विवेचना करना है यहाँ पर। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश से में जो है मृदा क्षरण एवं मृदा ह्रास की समस्याओं का जो वर्णन करना है और उसके उपाय बताना है सुधारने के। महान हिमालय और हिमाद्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ग्रीवा खंड क्या होता है, ज्वालामुखी से संबंधित है, इसका वर्णन करना है यहाँ पे। महासागरीय लवणता के 5 नियंत्रक कारकों का नाम बताना है। उसके अलावा गुप्त ऊष्मा क्या है, भारत की अनुपन्न यानी बेमेल नदी का नाम बताइए। इसके अलावा 15 नंबर में पूछा गया था मध्य प्रदेश को जो भौतिक प्रदेश है उसमें कितने मतलब एक प्रकार से विभाजित करना है और इसके अलावा विस्तृत उनका विवरण भी प्रस्तुत करना है। आपदा प्रबंधन के संस्थापक संगठन एवं आधारभूत जो ढांचा है उसकी नीति का वर्णन करना है। भारत में जनसंख्या स्थिर करने के मानकों का मूल्यांकन करना है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने हेतु सरकारी नीति का भी वर्णन करना है। मध्य प्रदेश में जल प्रवाह प्रणाली का वर्णन करना है। फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाना है और प्लेट विवर्तनिकी का सागर तलीय प्रसार और जो महाद्वीपीय विस्थापन उसका वर्णन करना है। फिर 2018 की बात करें 3 नंबर में यहाँ पूछा गया था विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वत समूह, मतलब एक प्रकार से श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है ये आपको बताना है। संप्राय भूमि, पेंडा कृषि, इसके अलावा मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों का नाम बताना। तापी नदी का उद्गम स्थल। मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पाद जो राज्य है उनका नाम बताना। अल्लाह बांध। लू क्या है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्र के बारे में बताना है। एटॉल जो कि भित्ति प्रवाल भित्ति से संबंधित है। मध्य प्रदेश के कागज उद्योगों के प्रमुख केंद्रों के नाम बताना है। अपभू और उपभू, ये देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, ठीक है, जो आपको समझाइए। 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश में शिशु जनसंख्या वृद्धि का मतलब एक प्रकार से दर क्या थी। उत्तराखंड यानी केदारनाथ में आकस्मिक बाढ़ कब उत्पन्न हुई और क्यों, इनका कारण बताना। 6 नंबर में देखें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पूछा गया था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। जो भू सन्नति है एक प्रकार से उसको पूछा गया यहाँ पे 6 नंबर में। मध्य प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ, इसके कारण बताना है। जल संरक्षण पारस्परिक तरीके कौन से हैं, इनकी आवश्यकता मतलब एक प्रकार से कौन सी आवश्यकता है पूर्ण की जा सकती है। आपदा प्रबंधन में राहत एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपाय को बताना है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन करना है। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के डोलोमाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन भी करना है और मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों की विशेषता बताना। फिर और कुछ क्वेश्चन जो कि 6 नंबर में आए थे यानी कि 5 नंबर में आएंगे ये अब, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से 11 का वर्णन करना है। देखिए ये पहले भी पूछा गया था, ठीक है। ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास के प्रमुख कारण बताना है। फिर हिंद महासागर में 2004 में जो सुनामी आई थी, ठीक है, कुछ भाग उसका नष्ट हो गया था, उसका वर्णन करना है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करते हुए इसका तीव्र विस्तार करना है। सीमेंट उद्योग का स्थायीकरण बताना है।
कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थानीयकरण, मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या, ये पहले भी आया है, ठीक है, इसको रोकने के उपाय बताना है, और मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की समस्या का वर्णन करना है। अब फाइनली हम देख लेते हैं 15 मार्क्स के, जो कि 2018 के अंतर्गत भारत में शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है और उनकी समस्याएं और उनका विकास को समझाना, उपाय समझाना है। मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन करना, ये देखिए पहले भी आ गया, ठीक है, 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करना है। फिर भूकंप उत्पन्न होने के विभिन्न कारणों का वर्णन करना है। 2001 में कच्छ में जो भूकंप आया उसका विवरण भी देना है। फिर मध्य प्रदेश में जो जनजातीय क्षेत्र है उसका उल्लेख करना है, उनकी समस्याओं का वर्णन करना, जैसे कि यूनिट 3 में हमको देखने को मिला मध्य प्रदेश के बारे में। तो कंप्लीट हमने ये सिलेबस देखे हैं। सिलेबस के बाद हमने पिछले ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो देखें हैं, हमको क्या क्या पढ़ना वो देखें, और सिलेबस में क्या है ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ज्योग्राफी है वो आपको कंप्लीट, जो मैंने बताया था शुरू में, वो कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, या फिर आपको सिलेबस बस पढ़ना है, ठीक है। जो सिलेबस आपको दिख रहा है वो कंप्लीट पढ़ना है। हालांकि देखिए कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, जो कि आपको प्री में भी काम आ जाएगा। अगर आपको कंप्लीट डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, तो यहाँ सिलेबस को ध्यान में रख कर पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो पढ़ना आपको है। जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मतलब कमेंट करेंगे, जिस ऑप्शन को चाहेंगे, मतलब आपको डिटेल में पढ़ना है यस तो ठीक है, और नहीं तो सिर्फ हम सिलेबस पढ़ लेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले जो लेक्चर है उससे आपको सिर्फ ये जो सिलेबस है उसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे हम पर्वत से शुरू करेंगे, जो भौतिक लक्षण है विश्व के भूगोल के, तो यहाँ शुरुआत करेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर सिर्फ सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।